This video is sponsored by Shivshankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहीवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे स्किन डिजीज के बारे में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अतुल तेलरांधे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये आए हैं शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक सीताबर्डी से। तो सर आप पहला सवाल, एग्जैक्ट स्किन डिजीज क्या है? देखिए, स्किन यानी हिंदी में हम उसको त्वचा कहते हैं, जो आउटर कवरिंग है अपना, जो कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, इसे हम स्किन कहते हैं। अब ये स्किन नॉर्मली जिस कलर में अलग अलग लोगों की, जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, वाइट स्किन होती है, विटिश होती है, ब्लैक होती है, लेकिन सबकी स्किन का कलर भले डिफरेंट हो, लेकिन स्किन हेल्दी होनी चाहिए। एज वाइज स्किन वेरी भी होती है। बच्चों की स्किन एकदम नाजुक और इलास्टिक होती है, जैसे यंग एज आती है स्किन में अच्छी शाइन वगैरह आ जाती है, ओल्ड एज में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये एज वाइज स्किन बदलती है। बट अगर स्किन में कोई स्पॉट्स आ जाए, ब्लैक स्पॉट हो, रेड स्पॉट हो, वाइट स्पॉट हो, या स्किन में ड्राइनेस बहुत आ जाए, या ऑयली ज़्यादा हो जाए, या पिंपल्स पड़ जाए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग तरीके के पुस्टुल्स आ जाए, इस काइंड का अगर स्किन के कलर में चेंज हो, स्किन की कंसिस्टेंसी में चेंज हो, इलास्टिसिटी में चेंज हो, या उसके लेयर्स में प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी जो टेम्परेचर होता है स्किन में उसमें प्रॉब्लम हो, इस काइंड का अगर आपको कुछ लक्षण दिखता है तो हम उसे स्किन डिजीजेस की टर्म में लेते हैं, उसे स्किन डिजीजेस कहते हैं। और सर इसके प्रकार कितने हैं? देखिए, मॉडर्न डर्मेटोलॉजी के हिसाब से उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, आयुर्वेदा उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक कुष्ठ रोग करके टर्म आपने सुनी होगी। कुष्ठ रोग जैसे मॉडर्न टर्म्स में उसको लेप्रेसी डिजीज कहा जाता है, बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा कुष्ठ यानी स्किन डिजीज। ओके, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक क्षुद्र कुष्ठ और एक महाकुष्ठ। महाकुष्ठ यानी लेप्रेसी डिसऑर्डर, जो लेप्रेसी आज हम बोलते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रेसी वगैरह जो टाइप्स आते हैं, वो महाकुष्ठ हो गए। बट क्षुद्र कुष्ठ यानी सब प्रकार के स्किन डिसीज, अराउंड 18 टाइप्स ऑफ क्षुद्र कुष्ठ उन्होंने बताया। तो छोटे छोटे जिसमें आपका पिंपल्स भी आ गया, विटिलिगो आ गया, आपका ये सोरियासिस आ गया, या फिर कुछ ड्राइनेस ऑफ द स्किन आ गया, इस काइंड के जो छोटे छोटे स्किन डिसऑर्डर, छोटे मोटे स्किन डिसऑर्डर्स है, वो क्षुद्र कुष्ठ की कैटेगरी में आते हैं। सो इतने इसके प्रकार आयुर्वेद के हिसाब से होते हैं। ओके सर, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, स्किन डिसऑर्डर्स जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपकी स्किन का जो कंप्लेन है, स्किन का जो आपको जो उसकी जो तकलीफ है, वो डॉक्टर के साथ शेयर करेगा। तब एग्जामिनेशन के बाद ही, यानी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बाद ही, यानी उस वहाँ पे क्या चीज़ एक्चुअली स्किन में क्या प्रॉब्लम है, प्रूराइटिस, खुजली है, बर्निंग सेंसेशन है, या फिर वो स्किन के ऊपर जो स्केलिंग हुआ है, या रेडनेस आया है, या स्किन का कलर चेंज हुआ है, या ड्राइनेस आया है, या फिर उसमें बहुत सारा ऑयली टेक्सचर बन गया है, इस काइंड की एग्जामिनेशन करके उसका डायग्नोसिस डॉक्टर करता है। ओके, तो सर आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और फूड हैबिट्स है, उसका स्किन पर कितना असर देखने को मिलता है? डेफिनेटली। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, रस, उसके साथ त्वचा, मांस और लसिका, उसके साथ रक्त यानी ब्लड में इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से स्किन को नरिश करने वाला रस और रक्त होता है, यानी ब्लड, टोटल होल ब्लड जिसको बोलते हैं। तो होल ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाना आयुर्वेद के हिसाब से रक्त दुष्टि, और उसमें दोषों का घुल मिल जाना, वात पित्त कफ, 3 दोष, या फिर उनकी कॉम्बिनेशन उसमें मिलना, स्किन डिसऑर्डर का मेन कॉज आयुर्वेद के हिसाब से माना जाता है। सो इस हिसाब से अलग अलग टाइप के लक्षण मिलेंगे। और उस टाइम से, जैसे आप बोल रहे हो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का उसमें क्या है, रक्त दुष्टि होना, यानी रक्त दुष्टि के कॉजेस क्या है, सीधा सीधा आपके डाइजेशन में बिगड़ जाना, खाने पीने की जो चीज़ें है, लाइफस्टाइल आपका जो है, खाने पीने के टाइमिंग्स अगर फॉलो नहीं करते, टाइमली खाना नहीं खाते, या बहुत जंक, स्पाइसी, ऑयली
या फिर विरुद्धान्न जिसको बोला जाता है, जो साइंटिफिक नहीं है ऐसा, या हेवी फूड खा लेते हैं रात के समय, अगर आप हेवी फूड खा लेते हैं जैसे दही बेसन की चीज़ें, तली हुई या घी से बनी चीज़ें, फ्रूट सैलड्स स्पेशली, इस काइंड की चीज़ें खाते हैं, तो ये चीज़ें जब आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर उतनी पावरफुल नहीं है, तब जाके ये खून में खराबी तैयार करती है। इसको रक्त दुष्टि आयुर्वेद में, खून में खराबी यानी आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास वेरिएशन नहीं मिलते, बट आयुर्वेद के हिसाब से रक्त, ये जो आपका धातु है यानी जो सर्कुलेशन में ब्लड हो, उसमें जाके वात पित्त कफ तीन दोष घुल जाते हैं, और उसके हिसाब से अलग अलग काइंड के सिम्टम्स के साथ अलग अलग डिसऑर्डर्स आपको स्किन के मिलते हैं जी। ओके, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन, यानी डिजीज ना होने पाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यानी अगर आपको आपकी स्किन की केयर चाहिए तो आपको ज़रूरी है कि खान पान की तरफ ध्यान दें, रूटीन लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दें, एक्सरसाइजेस की तरफ ध्यान दें। जो भी चीज़ आप खाते हैं वो साइंटिफिक होनी चाहिए, उससे जाके खून में खराबी नहीं आनी चाहिए, देयर बाय स्किन डिसीज डेवलप हो जाएगा। सीधा सीधा लक्षण, अगर आपको खुजली भी हो रही है, यानी थोड़ा अगर हमको फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है, आप देखते हैं ना कि जैसे पर्सपिरेशन बहुत हो जाता है, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और अचानक से जो पार्ट्स जहाँ पे पसीना ज़्यादा डिपॉजिट होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग दाद वगैरह कहते हैं। तो सबको होती है क्या, अगर 10 लोग सेम लाइफस्टाइल के हैं लेकिन सबको नहीं होती, उसको होती है जिसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, उसको डाइजेशन, उसका अग्नि मंद हो चुका है, क्योंकि उसकी जो ये है रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है, उसका जो स्किन है, उसका जो रक्त है उसमें दोष घुल जाते हैं और स्किन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आपको सीधा सीधा नजर आता है। तो प्रिवेंशन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा स्किन डिसऑर्डर्स होने के पास से, स्किन डिसऑर्डर आपको होने से प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स हुए हैं तो आपको डायग्नोसिस पहले डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। जो भी डायग्नोसिस हो, चाहे फिर वो विटिलिगो हो, फिर सोरियासिस हो, पुराना हो, कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर पिंपल्स आए हो, या स्किन में जैसे वो वांग बोलते हैं ना, जिसको मेलास्मा कहते हैं, डार्क स्पॉट्स पड़े हो, तो हम लोग उसको सीधा सीधा उसका दोष यानी एग्जामिनेशन करने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि कौन से दोष की उसमें ज़्यादा आधिक्य यानी ज़्यादा दुष्टि है। उस हिसाब से हम लोग हिस्ट्री निकालते हैं, उसका डाइट चार्ट क्या है, किस हिसाब से उसको वो दोष दुष्टि हुई होगी, और उस हिसाब से हम उसको कॉज निकाल के ब्लड प्योरीफाइंग मेडिसिन देते हैं, जिसके कारण से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्किन डिसऑर्डर्स कम हो जाते हैं। ओके, तो सर ट्रीटमेंट ना लो इसके लिए घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए और बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? देखिए, खाना चाहे बाहर, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पूरी लाइफ टाइम घर पे ही खाओगे, आप बाहर भी खाना चाहोगे। बाहर का खाना बेकार नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, खाने का जो साइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। टाइमली खाइए, हेवी स्पाइसी ऑयली जंक रात के समय तो अवॉइड ही कीजिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो आप कोई भी खाना पचा लोगे और आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बाहर खाना है तो भी खाने के नियमों का पालन करके आप खाना प्रॉपरली खाते हैं तो देयर विल बी नो इशू। ओके सर, हमको डिनर कितने बजे करना चाहिए, लाइक 7 या कोई भी? जैसे जैन लोग खाते हैं ना, शाम से पहले खाना खा लेते हो, तो दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू ईट। यानी सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया जाए तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप ये नहीं फॉलो कर सकते तो एटलीस्ट ये देखिए कि दही बेसन की चीज़ें या फिर तली हुई या घी से बनी चीज़ें, कोई भी हैवी डाइट नॉनवेज खासकर वो रात के समय ना खाएं। स्किन डिसऑर्डर जिनको, कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो, चाहे आपको फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर विटिलिगो हुआ है या फिर सोरियासिस है, कोई भी डिसऑर्डर हुआ या पिंपल्स भी है, उस आदमी को इमली, मूंगना फल यानी वो अपना ड्रम स्टिक जो आती है, और मच्छी यानी फिश कभी भी नहीं खानी चाहिए। स्किन डिसऑर्डर वाले लोगों को सैलड्स यानी कच्ची सैलड जिसमें आप ककड़ी हो गया, उनको सैलड्स नहीं खानी चाहिए। यानी कच्चे फ्रूट्स या फिर कच्ची जो शाक होती है वो काइंड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे ककड़ी हो गया या फिर गाजर हो गया या मूली हो गया। ऐसी चीज़ों को काट के हम जो सैलड में खाते हैं ना, वो स्किन डिसऑर्डर वालों को अवॉइड करनी चाहिए। मछली उनके लिए बिल्कुल नहीं चलेगी। फिश डाइट या फिर कोई भी सी फूड जनरली स्किन डिसऑर्डर वालों को बिल्कुल नहीं चलता। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर स्किन डिसऑर्डर है उसको ना, वो जैसे सोरियासिस का कोई पुराना पेशेंट है, सोरियासिस कंट्रोल में है और वो फिश खा लेता है तो उसको तुरंत से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक into the consideration to prevent skin disorders especially. ओके, तो सर क्या जेनेटिक्स से भी हमारे स्किन डिजीज होने की संभावनाएं है? जी, आपकी स्किन बनी ही जेनेटिक्स से। आपको जो भी स्किन मिली है आपकी मम्मी डैडी से मिलती है।
तो कई बार ऐसा होता है जैसे विटिलिगो जैसे डिसऑर्डर्स या सोरियासिस जैसे डिसऑर्डर देखा जाता है कुछ परसेंट तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी उसकी संभावना बढ़ जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि उसके जन्मजात ही ऐसा हो, लेकिन अगर पेरेंट्स में है तो ये चांसेस होते हैं कि बच्चों में हो, तो उसको प्रिवेंटिव तरीके से हम लोग होने से रोक सकते हैं। जो भी हमने प्रिकॉशंस अभी दी बताई है कि आपके शरीर में रक्त दुष्टि ना हो। रक्त दुष्टि कब नहीं होगी? जब आप प्रॉपर डाइट में खाओगे, प्रॉपर पैटर्न में खाओगे, प्रॉपर अमाउंट में खाओगे, प्रॉपर साइंस से खाओगे, तब जाके रक्त दुष्टि नहीं होगी, दोष रक्त में जाके नहीं खुलेंगे और ऑटोमेटिक प्रिवेंशन ऑफ द स्किन डिसीज हो जाएगा। ओके तो सर क्या ऑयली स्किन जो होती है उसकी केयर ज़्यादा करनी होती है क्या ड्राई स्किन से? दोनों स्किन की बराबर केयर करनी होगी। ऑयली वालों का ये इशू हो जाता है कि फट से डस्ट पड़ जाती है। अभी देखो आप बाहर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि यू विल फाइंड कि वो जो डस्ट है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स वो सेटल होते हैं और वो स्किन के ऊपर धूल के रूप में, जिसके साथ धूल भी तो है, वो सारी स्किन पे जमा हो जाती है। अब ऑयली वालों का क्या है, वो चिपक जाएगा और ज़्यादा समय तक आपके स्किन के कांटेक्ट में होने के कारण आपकी स्किन का टैनिंग होगा। वो कार्बन इज एसिड, तो वो अगर कार्बन के पार्टिकल्स आपके स्किन के ऊपर पड़े तो एसिड होने के कारण, एसिड स्किन के ऊपर क्या, एसिड क्या करता है, कोरोजन करता है, तो आपकी स्किन को खराब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई वालों का इशू ये होगा कि वो फटती जाएगी, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो उनको उसको वापस ऑयलिंग करना पड़ता है। तो ये दोनों स्किन को तो अपने अपने प्रॉब्लम सही है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए सिंपल ये है कि आप शरीर के अंदर का ऑयल जितना निकल सके, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुक्षण करते हैं, आयुर्वेद में रुक्षण चिकित्सा करते हैं। अगर ड्राई स्किन वाला है तो उसको हम स्नेहन चिकित्सा करते हैं, यानी दोनों की स्किन को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण आपने जैसे बताया कि एक्सट्रीम ड्राई या एक्सट्रीम ऑयली स्किन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऑयली वालों को केयर इसलिए ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको वॉश ज़्यादा करना पड़ता है हर बार। वो आप जिस भी एटमॉस्फेयर में जाओगे उनकी स्किन के ऊपर वो डस्ट सेटल होते जाते हैं। यस ओके सर, जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्रीम वगैरह मिलते हैं, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, तो हमको स्किन केयर के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए केमिकल्स बहुत सारे इसमें ऑइंटमेंट्स में पाया जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई क्रीम कंटिन्यूस, स्पेशली ब्यूटी पार्लर में जो आप क्या कहते हैं उसको, मेकअप के लिए जो आप क्रीम्स वगैरह और वो यूज़ करते हैं, वो कई लोगों को सूट भी नहीं होते और उसमें केमिकल्स डेफिनेट रहते हैं। तो अभी का जो मॉडर्न मेकअप है वो स्किन के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। कई बार देखा जाता है डाई करते लोग, कई बार फेशियल करते उसमें रिएक्शन आ जाता है उनको, कई लोगों को रिएक्शन आता है, आपने देखा भी होगा। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट फेवरेबल टू द स्किन। आयुर्वेदिक पैटर्न के जो हर्बल फेस वॉशेस है या हर्बल फेस पैक्स है वो इतने ज़्यादा नुकसानदायी नहीं देखे जाते। हमको अपनी पुरानी परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप्स और ब्यूटी पार्लर का जो फैशन है वो तो राजा महाराजा उनके ज़माने से है। उस समय भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे। अभी प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, और प्रिजर्वेटिव उसमें पड़े रहते हैं, तो केमिकल प्रोडक्ट ज़्यादा है और ज़माने के हिसाब से वो सारा उसका टेक्निक भी बदल गया। तो ये डेफिनेट बात सही है कि जो क्रीम्स आप यूज़ करते हैं उसको आप बराबर डॉक्टर की सलाह के अनुसार और आपकी स्किन के लिए वो कितना सेंसिटिव है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही देखें। सेंसिटिविटी टेस्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी क्रीम होगा आपके फोर आर्म पे लगा के, अगर आपको सूट होता है तो ही उसको चेहरे पे, फेस पे अप्लाई करें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी ओके सर, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस लेज़र ट्रीटमेंट करती है तो वो एक कॉमन मैन के लिए अच्छा रहेगा करना? देखिए लेज़र ट्रीटमेंट तो फिर एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है और डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं, तो उनकी सलाह के हिसाब से वो करना है नहीं करना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसकी कॉस्टिंग और वो सारी चीज़ों के हिसाब से वो कॉमन मैन के लिए कितना अफोर्डेबल है या नहीं है ये कॉमन मैन को सोचना पड़ेगा। उसकी अब जैसे आप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो उनका वो एक्चुअली बिजनेस ही ऐसा है, उनका काम ही, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है, दे नीड टू लुक वेरी वेरी नाइस, तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉमन मैन के लिए लेज़र ट्रीटमेंट अब उसकी स्किन के लिए कितना हार्मफुल होगा ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, या फिर वो पर्टिकुलरली उसको कितना सूट होगा ये करने के बाद ही बताया जा सकता है। ओके तो जैसे कहा जाता है मेडिटेट करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो मेडिटेशन करने से स्किन भी अच्छी रहती है क्या, ग्लो करती है क्या? डेफिनेट, आप मेडिटेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप रात को अच्छे से सो भी जाओ, रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग आप आपका खुद ही फेस देखिए, स्किन ऑटोमेटिक ग्लो होता है।
क्योंकि स्किन को जो सप्लाई जाता है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की तरफ से जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो स्किन को ज़्यादा स्किन उसके कंट्रोल में ज़्यादा है। तो जिस समय रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी अच्छे से रिलैक्सेशन अगर माइंड का और बॉडी का होता है, उस समय सिर्फ अच्छी नींद से ही आपकी स्किन अच्छी ग्लो होते हुए आप देख सकते हैं। मेडिटेशन तो उसके ऊपर है। मेडिटेशन अगर आप प्रॉपर्ली करते हो तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसको निकाल देता है। तो मेडिटेशन स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। वो गुड हार्मोन सिक्रेट करता है, स्किन फेवरेबल हार्मोन सिक्रेट करता है। एडिनल ग्लैंड पे उसका खास असर है और एडिनल ग्लैंड का स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा जाता है। तो मेडिटेशन करना स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। ओके, तो सर अभी लास्ट सवाल, एक स्किन को लेके एक मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी स्किन की इलास्टिसिटी और कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहना चाहिए, उन लोगों को खान पान की आदतों को सुधारना पड़ेगा, आयुर्वेद के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके बावजूद अगर आप किसी ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम के कारण या फिर आपके लाइफस्टाइल के कारण अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो ही जाते हैं तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन से उसको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसलिए टेक होम मैसेज एक ही है कि केयर कीजिए, जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है उनके हिसाब से। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई सलाह चाहिए या गाइडलाइन चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी, बहुत कुछ सीखने मिला आज हमें स्किन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।